ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय उपनिवेशवाद और देहात का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के मुख्य टॉपिक है संथाल विद्रोह, दक्कन के रैयत और उनकी समस्याएं, दक्कन में विद्रोह, डेविड रिकार्डो का भूस्वामित्व सिद्धांत, रैयतवाड़ी व्यवस्था और इस्तेमारी बंदोबस्त में अंतर और परिसीमन कानून इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न आने की संभावना है, संथाल कौन थे या संथालों के विषय में लिखिए, संथालों के विद्रोह के कारण क्या थे, अथवा संथाल विद्रोह का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे हम। बिहार क्षेत्र में मुर्शिदाबाद तथा बंगाल को मिलाने वाले क्षेत्र में एक प्राचीन जनजाति रहती आई है जो संथाल के नाम से जानी जाती है। संथालों ने 1855-56 में विद्रोह किया था। औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया लोगों के उपद्रवों को शांत करने और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए संथालों को अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में बसाया था। आगे चलकर संथालों ने भी विद्रोह कर दिया। अब हम देखेंगे संथालों के विद्रोह के कारण। संथालों को स्थायी कृषि के लिए राजमहल की पहाड़ियों में दामिनी कोह नाम से भूमि दी गई थी। वे एक जगह स्थायी रूप से बस गए थे। व्यापारी और साहूकारों से लेन देन भी करने लगे थे, लेकिन शीघ्र ही उन्हें इस बात का आभास हो गया कि जिस भूमि पर खेती करना उन्होंने शुरू की वह उनके हाथ से निकल रही थी और धीरे धीरे यह शोषण अब विद्रोह में बदल गया। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण लिखेंगे हम, संथालों ने जिस भूमि को साफ करके खेती करना शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। दूसरा कारण, साहूकार उनके ऋण पर बहुत ऊंची दर से ब्याज लगा रहे थे। तीसरा, ऋण अदा न करने की दशा में ऋणदाता उनकी भूमि पर कब्जा कर रहे थे। अगला लिखेंगे, जमींदार लोग दामिनी कोह भू क्षेत्र पर अपने नियंत्रण का दावा करने लगे थे। और अगला लिखेंगे, पुलिस द्वारा साहूकारों और व्यापारियों को भ्रष्टाचार और शोषण में सहयोग दिया जा रहा था। और छठवां लिखेंगे, संथालों द्वारा कोर्ट से हर्जाना प्राप्त करना संभव न था। अब संथाल विद्रोह का हम वर्णन करेंगे कि संथालों ने जिस जंगली भूमि को अथक परिश्रम करके कृषि योग्य बनाया था वह भूमि इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण उनके हाथों से निकलने लगी थी। नए जमींदार उनकी जमीन के मालिक बनकर उनसे मनमाना कर वसूलने लगे थे। लगान का भुगतान करने के लिए संथाल व्यापारियों और साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने के लिए विवश हो जाते थे। ब्याज 50 से लेकर 500% तक वसूल किया जाता था। जमींदार, पुलिस, राजस्व और अदालत के नौकरशाह और कर्मचारी सभी संथालों का भयंकर शोषण करने लगे थे और बलपूर्वक उनकी संपत्ति छीन लेते थे, उन्हें अपमानित करते थे। संथालों के प्रति इन अत्याचारों ने भयंकर असंतोष का रूप धारण कर लिया। 1855-56 ईस्वी में एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में ये असंतोष प्रस्फुटित हुआ। इस विद्रोह में विशेष रूप से भागलपुर, मानभूम और राजमहल की जनजातियों ने भाग लिया। राजमहल के भगनाडीही गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्रों सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 30 जून 1855 ईस्वी में लगभग 10,000 संथालों की एक सभा आयोजित हुई। इस सभा को सिद्धू और कान्हू ने संबोधित किया और संथालों पर हो रहे अत्याचारों का खुलकर विरोध किया। इसी सभा में संथालों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। संगठित संथालों ने डाक और रेल व्यवस्था को भागलपुर और राजमहल के बीच नष्ट करके इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। संथालों ने हथियारों से लैस होकर और साथ में धनुष व जहरीले बाणों को लेकर हिंसक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। विदेशियों, बगान मालिकों, रेलवे कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और व्यापारियों आदि का कत्ल किया और बहुत से यूरोपियों के ठिकानों को वीरभूमि, राजमहल और भागलपुर जिलों में नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वे इस विद्रोह के लिए तैयार नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने संथालों के इस विद्रोह को कुचलने के लिए एक विशाल सेना भेजी। संथालों ने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध खुला विद्रोह नहीं किया। संथाल लोग जंगलों में चले गए और छिपकर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण की नीति अपनाई। इस कार्यवाही से अंग्रेज सेना भयभीत हो गई। विद्रोह इतना गंभीर हो गया कि अंग्रेजों ने संथाल प्रभावित क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया और इस क्षेत्र के विद्रोह को कुचलने के लिए इसे सेना के अधीन कर दिया। तोपों और बंदूकों से लैस अंग्रेजी सैनिकों ने कठोर दमन नीति का अनुसरण करते हुए इस विद्रोह का दमन कर दिया। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद सरकार ने संथाल परगना नामक एक पृथक जिले का निर्माण कर दिया। इसके लिए 5,500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूमि जिले से लिया गया। औपनिवेशिक सरकार को यह उम्मीद थी कि नए परगने के निर्माण और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संथालों ने 1871 और 1880-81 में पुनः विद्रोह का झंडा बुलंद किया, लेकिन अंग्रेजी सेना ने आधुनिक हथियारों के बल पर विद्रोह को पुनः कुचल दिया।
विद्यार्थियों, आपके बुक में अगला टॉपिक है देहात या दक्कन में विद्रोह। इस टॉपिक पर प्रश्न बनता है, दक्कन में साहूकारों और अनाजों के व्यापारियों के विरुद्ध किसानों के विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए अथवा दक्कन के विद्रोह पर लेख लिखिए। उत्तर लिखेंगे हम। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक विद्रोह सन 1875 ईस्वी में दक्कन में हुआ। दक्कन का यह आंदोलन पूना जिले के एक बड़े गांव सूपा से प्रारंभ हुआ। सूपा एक विपणन केंद्र था, मतलब मंडी था, जहां बहुत से व्यापारी व साहूकार रहते थे। 12 मई सन 1875 को आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण रैयत अर्थात किसान एकत्रित हुए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋण पत्रों की मांग की और उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और साहूकारों के घर जला दिए। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। अगले 2 महीनों में इस विद्रोह ने यह भीषण रूप ले लिया। 6500 वर्ग किलोमीटर का प्रदेश इस आंदोलन ने अपनी चपेट में ले लिया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। यहाँ साहूकारों पर हमला किया गया, उनके बही खाते जला दिए गए। किसानों के हमले से डरकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर साहूकार अपनी संपत्ति वहीं छोड़कर चले गए। इस विद्रोह को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के समक्ष सन 1857 का विद्रोह उभरने लगा। इस विद्रोह पर काबू पाने के लिए विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए, सेनाएं बुलाई गई, 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उन्हें दंडित किया गया। देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? उत्तर लिखेंगे, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति निम्न कारणों से क्रुद्ध थे, क्रोधित थे। पहला कारण लिखेंगे हम, ऋणदाताओं द्वारा ऋण न देना। ऋणदाताओं ने किसानों को ऋण देने से मना कर दिया था। किसानों को लगने लगा कि ऋणदाता संवेदनाहीन हो गया है। अब ऋणदाता पूर्व के मूलधन को वसूलने पर जोर दे रहे थे और किसानों को नया ऋण देने से मना करने लगे थे। अगला कारण है ब्याज अधिक लेना। ऋणदाता रैयतों की स्थिति पर तरस नहीं खा रहे थे। ऋणदाता देहात के ग्रामीण अंचलों की परंपरागत मान्यताओं तथा रिवाज का उल्लंघन कर रहे थे। उदाहरण के लिए, ब्याज की राशि मूलधन से अधिक नहीं हो सकती थी, लेकिन ऋणदाताओं ने इसका उल्लंघन करके 100 के मूलधन पर 2000 से अधिक ब्याज लगा रखा था। तीसरा है कृषि उत्पादों की कीमत कम होना। 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई बदलाव, कोई सुधार नहीं आया, जिसके परिणाम स्वरूप किसान की आय में और भी गिरावट आई। उपज के भाव में कमी किसानों की कमर तोड़ रही थी। चौथा कारण लिखेंगे, अकाल। इसी दौरान 1832-34 में ग्रामीण क्षेत्र अकालग्रस्त हो गया, जहाँ 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या काल के ग्रास बन गई। और जो बचे, उनके पास भी संकट का समाधान करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की वसूली स्थगित करनी पड़ी और वह भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ऐसे समय में किसान ऋण लेकर राजस्व चुकाने लगे, किंतु रैयत जब एक बार ऋण ले लेती तो उसको चुकाना कठिन हो जाता था। पांचवा कारण लिखेंगे, दीर्घकालीन ऋण की बंदी। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घकालीन ऋण देने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में गिरावट आ रही है। इसलिए उन्होंने अपना कर्ज कार्य व्यवहार बंद करके किसानों की अग्रिम राशि प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों की वापसी मांगने का निर्णय लिया। किसानों को ऋण न मिलने के कारण उनमें रोष उत्पन्न हुआ और वे ऋणदाताओं से क्रुद्ध हुए। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों का वर्णन किया गया है, इन्हें आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डेविड रिकार्डो का भू स्वामित्व विचार बम्बई दक्कन में किस प्रकार लागू किया गया? समीक्षा कीजिए। उत्तर लिखेंगे, डेविड रिकार्डो इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। बम्बई दक्कन में उनका भू स्वामित्व का विचार रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली के रूप में लागू किया गया। वास्तव में ब्रिटिश अधिकारी नीतियाँ निर्धारित करते समय उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहते थे जिनसे वे पहले से परिचित होते थे। उन्होंने अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा काल में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। अतः महाराष्ट्र में जब इन अधिकारियों ने प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें लागू करने का कार्य स्वयं के हाथ में लिया, तो इन्होंने इन्हीं में से कुछ विचारों को अपने ध्यान में रखा। रिकार्डो का मानना था कि भूस्वामी को समय विशेष पर लागू लगान को वसूल करने का अधिकार होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक की प्राप्ति होने लगे, तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता भी होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो ये किराएजीवी में बदल जाएंगे और इनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों हम, रैयतवाड़ी प्रथा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बम्बई तथा मद्रास के कुछ क्षेत्रों में लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने लगान वसूल करने के लिए सीधे कृषकों अर्थात रैयतों से संबंध स्थापित किया। कृषकों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और भूमि से संबंधित सभी अधिकार उसे दे दिए गए।
इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी अधिकारी सीधे किसानों से लगान वसूल करते थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रमुख उद्देश्य जमीन से उत्पन्न उपज का अधिक से अधिक भाग लगान के रूप में सरकार को प्राप्त कराना था। इस बंदोबस्त को लागू करते समय यह तर्क दिया गया कि जिन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई उन क्षेत्रों में कोई भी बड़ा जमींदार नहीं था जिससे सरकार कोई समझौता करती। इस स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार लोग लगान का अधिकांश भाग हड़प लेते थे जिससे सरकार को नुकसान होता था। जमींदार लोग अधिक से अधिक लगान वसूल करने के लिए जनता पर अत्याचार भी करते थे। परिणाम स्वरूप किसान की स्थिति गुलाम के समान हो गई थी। इसी कारण रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया गया, किंतु इस व्यवस्था में से भी किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि किसानों पर लगान की दर अधिक थी। कंपनी के अधिकारियों ने किसानों से कानूनी और गैरकानूनी ढंग से अधिक लगान वसूल करने के लिए अनेक अत्याचार किए। लगान की ऊंची रकम देने में यदि किसान असमर्थ रहते तो सरकारी अधिकारियों द्वारा उन पर अनेक अत्याचार किए जाते थे। अत्याचारियों के भय से बहुत से किसान अपना घर और ज़मीन छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाते। इसके परिणाम स्वरूप भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा बंजर रह जाता था। इस स्थिति की जब शिकायत सरकार को मिली तो उसने एक जांच आयोग नियुक्त किया जिसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्टतः यह स्वीकार किया कि लगान वसूल करने में किसानों पर अत्याचार किए जाते थे और किसानों के पास इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का कोई साधन नहीं था। 14 अगस्त सन 1855 ईस्वी को मद्रास सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें यह स्वीकार किया गया कि करों के भारी दबाव के कारण कृषि के विकास में अवरोध पैदा हो गया है और भूमि का एक बड़ा भाग उजाड़ हो चुका है। किसान लोग न तो अपने लिए भरपेट खाना जुटा पाते और न ही आय के साधन। इससे स्पष्ट है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। लगान देने के पश्चात उनके पास इतना धन नहीं बचता था कि वे कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में अपना कोई योगदान कर सके। सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के कारण किसानों को सूखे और अकाल के समय भी लगान देना पड़ता था। इसके लिए उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। इस व्यवस्था में किसानों की जमीन साहूकारों के हाथ में चली गई और वे जमींदार बन गए। किसान साहूकारों के पास अपनी जमीन गिरवी रखकर उनसे ऋण लेते थे और ऋण न चुका पाने की स्थिति में साहूकारों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाता था। और चूंकि कृषक के पास आजीविका का एकमात्र साधन कृषि था इसलिए वह भूमि पर फसल उगाने वाला मजदूर बनकर रह जाता था। इस स्थिति में किसानों को साहूकारों की हर शर्त माननी पड़ती थी, अतः उनकी स्थिति गुलाम से अधिक नहीं रह गई थी। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस प्रकार इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था से भिन्न था, स्पष्ट कीजिए। इस्तेमारी बंदोबस्त में ठेकेदार भूमि के स्वामी होते थे। वे कंपनी को एक निश्चित टैक्स देते थे, कर देते थे। वे अपनी भूमि किसानों में विभाजित कर देते थे, उनसे इच्छा अनुसार कर वसूलते थे और भूमि के स्थायी बंदोबस्त का सबसे अधिक लाभ बड़े जमींदारों को हुआ, परंतु इससे किसानों की दशा बहुत खराब हो गई। इसके विपरीत रैयतवाड़ी बंदोबस्त में सरकार उन किसानों से कर वसूल करती थी जो अपने हाथों से कृषि करते थे, अतः सरकार तथा कृषकों के बीच जितने भी मध्यस्थ थे उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। यह प्रबंध स्थायी प्रबंध की अपेक्षा अधिक बेहतर था। इसमें कृषकों के अधिकार बढ़ गए और सरकारी आय में भारी वृद्धि हुई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त के कुप्रभावों से बचाने हेतु लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन कानून क्या था? इसे 19वीं शताब्दी का रैयतों के खिलाफ अत्याचार का प्रतीक क्यों माना गया है? उत्तर लिखेंगे, महाराष्ट्र के कपास निर्यात में गिरावट आने के बाद ऋणदाताओं ने किसानों को ऋण देने से इनकार कर दिया। इससे किसान क्रोधित हो उठे। वे इस बात के लिए दुखी नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में धंसते जा रहे थे, बल्कि वे अपने जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से ऋणदाता पर निर्भर है। इसके अलावा वे इस बात से अधिक नाराज थे कि ऋणदाता इतना संवेदनाहीन हो गया है कि वह उनकी दशा पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता देहात के परंपरागत मानकों अर्थात रीति रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे। ऋणदाता द्वारा धोखेबाजी या हेराफेरी। ऋण देने का व्यवसाय औपनिवेशिक शासन से पहले भी बहुत फैला था और उस समय ऋणदाता बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होते थे। कई प्रकार के मानक ऋणदाता एवं रैयत के आपसी संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें नियमित करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होगा। इसका उद्देश्य ऋणदाता द्वारा की जाने वाली वसूली को सीमित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। दक्कन दंगा आयोग द्वारा जांचे गए एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरदस्ती वसूलियों एवं प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध अनेक याचिकाएं दे रखी थी। विद्यार्थियों को हम देखेंगे परिसीमन कानून क्या था। स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1859 में अंग्रेजों ने परिसीमन कानून पारित किया, जिसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र सिर्फ 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। निसंदेह इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित करने से होने से रोकना था।
आगे चलकर ऋणदाताओं ने इस कानून को अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे साल एक नया बंद पत्र भरवाने लगे। इस बंद पत्र में मूलधन व उस पर उत्पन्न एवं एकीकृत संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता था तथा इस मूलधन पर नए सिरे से ब्याज जोड़ा जाता था। विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और बंधपत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले इस प्रकार के दस्तावेज कम हुआ करते थे, परंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार में लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों और बंधपत्रों में साफ साफ शब्दों में कही जानी चाहिए और वे कानूनी भी होनी चाहिए। जब तक कोई दस्तावेज कानून की दृष्टि से प्रवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग तथा उसकी रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। औपनिवेशिक काल में जिस समय दक्कन में विद्रोह फैला तब प्रारंभ में बम्बई की सरकार ने इस विद्रोह को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब विद्रोह ने उग्र और गंभीर रूप धारण कर लिया तब बम्बई की सरकार ने शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां प्रारंभ की। चूंकि भारत सरकार 1857 के विद्रोह के बाद से सचेत और चिंतित थी, अतः इस विद्रोह को लेकर भी काफ़ी चिंतित हो गई। अतः उसने बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन के लिए एक आयोग की स्थापना करे। भारत सरकार के दबाव के कारण बम्बई सरकार ने दंगों के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच आयोग की स्थापना की, जिसे दक्कन दंगा आयोग कहा गया। इस जांच आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को दक्कन दंगा रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की, जैसे दंगा प्रभावित जिलों में जांच पड़ताल करवाई गई, किसानों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए गए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज की दरों के आंकड़े एकत्रित किए गए और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का भी संकलन किया गया। इन समस्त सूचनाओं और आंकड़ों के आधार पर आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। विद्यार्थियों, उपनिवेशवाद और देहात अध्याय के सभी लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में उत्तर के रूप में आपको दे दिए गए हैं। आप इस वीडियो को बार बार सुने, प्रश्नों के उत्तरों को समझें। दिक्कत आने पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे।